बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज मैं अपने एकेडमी के टेस्ट सीरीज़ का आखिरी टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। और इस टेस्ट में ये जो हमने इनएमडीकेट मॉडल का एक टेस्ट बनाया है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है और न्यूक्लियर फिज़िक्स है। तो अब अभी से मैं हर एमसीक्यू का एक ट्रैक आपको सिखाता हूँ और जल्दी मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज के आज के टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 123 में जो गिवन है वो है कि द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन नाउन एज हाफ वेव रेक्टिफायर इज ऑब्टेन्ड बाय। सबसे सिंपल रेक्टिफायर कौन सा है, उसमें उसको हाफ रेक्टिफायर कहते हैं। तो उसमें हम इनपुट को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि रेक्टिफायर क्या चीज़ है। रेक्टिफायर एक सर्किट है जो इनपुट को डीसी आउटपुट में कन्वर्ट करता है। लेकिन हाफ रेक्टिफायर में क्या करते हैं, इसमें लिखा है यूजिंग ए ट्रांजिस्टर, यानी आप रेक्टिफायर में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। आप सप्रेसिंग द हार्मोनिक इन एसी वोल्टेज, ये भी ठीक नहीं है। सप्रेसिंग हाफ वेव एसी सप्लाई बाय यूजिंग डायोड, यानी आप डायोड इस्तेमाल करके उसमें हाफ इनपुट देते हैं 50% और वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 123 में हाफ रेक्टिफायर में हम आधा इनपुट ये आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो 123 में जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि हाफ रेक्टिफायर में हम सप्रेस करते हैं, मतलब देते हैं हाफ इनपुट और हमारे पास आउटपुट डीसी मिल जाती है। इसके बाद 124 में लिखा है द सेमीकंडक्टर डायोड कैन बी यूज्ड एज ए रेक्टिफायर बिकॉज। ऑप्शन ए में इट हैज लो रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लो व्हेन फॉरवर्ड बाइज एंड हाई रेजिस्टेंस व्हेन रिवर्स बाइज। तो आपको पता है कि सेमीकंडक्टर डायोड में ये कब रेक्टिफाई करेगा, 124 में। अगर आप देखें तो हमारे पास 124 में जो डायोड हम इस्तेमाल करते हैं, तो डायोड का ये सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। ये डायोड का एक सिंबल है और इसके बाद ये उसका प्लस है और ये उसका माइनस है। जब हम इसको इनपुट देते हैं तो ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल है। तो डायोड ये पॉजिटिव साइकिल को पास करेगा और जो नेगेटिव साइकिल है उसको ब्लॉक कर लेगा। तो मतलब जब फॉरवर्ड वाइज में जाएगा तो इस साइड से रेजिस्टेंस ये मिनिमम होता है या बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। इस पर मेरा एक लेक्चर आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में कि आइडियल डायोड और रियल डायोड में क्या डिफरेंस है, तो वहां ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। और जब रिवर्स वाइज में कोई करंट आएगा तो रिवर्स में रेजिस्टेंस इंतहाई मैक्सिमम और करंट मिनिमम हो जाएगा, और जब फॉरवर्ड वाइज में है तो रेजिस्टेंस मिनिमम और करंट ये मैक्सिमम होता है। ये मैं रियल डायोड के बारे में बात करता हूं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है कि जब लो रेजिस्टेंस फॉरवर्ड में होता है मैक्सिमम करंट और रिवर्स में हाई रेजिस्टेंस है मिनिमम करंट। तो इसमें ऑप्शन ए ये करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें 144 में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। उसके बाद 155 में लिखा है द डिवाइस यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ डीसी इनटू एसी। हमारे पास दो किस्म के डिवाइस है, एक एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसको रेक्टिफायर कहते हैं, और रेक्टिफायर का अपोजिट जो डिवाइस है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करे दोबारा, उसको ऑसिलेटर कहते हैं। तो ऑसिलेटर का काम है टू कन्वर्ट डीसी करंट टू एसी करंट। इसमें 155 में ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें। फिर उसके बाद लिखा है 126 में जो हमारे पास आ रहा है द फुल वेव रेक्टिफिकेशन द आउटपुट डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड शुड बी फॉर। कहता है कि द पॉजिटिव साइकिल ऑफ द इनपुट, द नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट, द कंप्लीट साइकिल ऑफ द आउटपुट। फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं। 126 में फुल रेक्टिफायर क्या होता है, उसमें हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो डायोड कनेक्टेड है और दो डायोड के अक्रॉस हमारे पास यहाँ पर एक सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर लगा है, यहाँ एक लोड लगा है और हम उस डायोड को D1 को, तो मतलब इसमें कहता है कि हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर में हम पॉजिटिव साइकिल को भी पास करते हैं और हम नेगेटिव साइकिल को भी पास करते हैं। तो इधर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आया, तो हमारे पास पॉजिटिव साइकिल भी आया, नेगेटिव जो है ये चूंकि आउट ऑफ फेज है ये दोनों डायोड, तो ये उसको उल्टा करके ये भी हमारे पास है
कंप्लीट आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो मतलब ये है कि द कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट एसी, मतलब कंप्लीट इनपुट को एसी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन 126 में ऑप्शन नंबर सी आता है, ऑप्शन नंबर सी। 127 में आता है, 127 में द मोस्ट वाइडली यूज रेक्टिफायर इज हाफ। हमारे पास रेक्टिफायर की 3 किस्म है। रेक्टिफायर तो आपको पता है कि इट कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। हाफ रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है और एक ब्रिज रेक्टिफायर है। हाफ में 1 डायोड होता है, फुल रेक्टिफायर में 2 डायोड लगे होते हैं और ब्रिज में 4 डायोड लगे होते हैं। तो हम डेली लाइफ में जो सबसे कॉमनली और वाइडली यूज करते हैं वो ब्रिज रेक्टिफायर है। ये पिछले साल से पहले 2021 में पीएमडीसी यानी एनएमडी कैट में एक क्वेश्चन आया था और उसमें ब्रिज रेक्टिफायर है। तो 127 में ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। अब ये ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो एक थोड़ा सा मैं पानी पीता हूं, आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अभी जो आता है अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 128। अब 128 में अगर आप देखें 128 में आप देखो तो उसमें लिखा है इन हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50। तो आपको पता है कि हमारे पास जो हाफ रेक्टिफायर है उसमें अगर आप रेक्टिफायर का एक सर्किट बना ले, ये रेक्टिफायर सर्किट है और उसमें हमारे पास एक डायोड लगा है, इसके साथ ये एक रेजिस्टर भी लगी हुई है। आप अगर इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी है 50, तो हमारे पास जो आउटपुट डीसी मिलेगा वो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी उसकी भी 50 होगी। मतलब हाफ रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल विल रिमेन कांस्टेंट, जितना हम दे रहे हैं उतना हमें मिल भी जाता है। तो 150 में ऑप्शन 128 में ऑप्शन ए आ रहा है। अब 129 में अगर आप देखें तो इसमें लिखता है द फुल वेव रेक्टिफायर द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। अब अगर ये मैं फुल रेक्टिफायर ले लूँ, फुल रेक्टिफायर में मैं ज़रा सिंपल फॉर्म में उसकी 2 डायोड्स लेता हूँ। ये 2 डायोड्स है मेरे पास, 2 डायोड्स है और ये उसके साथ एक रेजिस्टर भी लगे हैं। अब अगर आप इधर से 100 फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो ये इधर आकर 200 हो जाएगा, डबल होगा, क्योंकि एक साइकिल ये डायोड पास करेगा और एक साइकिल ये डायोड पास करेगा। तो 1 सेकंड में मतलब जितना फ्रीक्वेंसी जितने साइकिल ये पास कर रहे हैं उतना ये भी करेगा। तो मतलब इधर आप इनपुट 100 दे रहे हैं तो आउटपुट में 200 मिल जाएगा। तो हाफ रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फुल रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो जाएगी। तो 129 में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ 200 हर्ट्ज। इसमें ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए। अब उसके बाद 130 में अगर आप 130 देखें, 130 MCQ में लिखा है 130 में ये 2020 का और 21 का एक क्वेश्चन है कि द पीक इनवर्स वैल्यू PIV फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज। ये पीक इनवर्स वैल्यू क्या होती है? अगर आपको पता है तो हमारे पास ये इनपुट है, इनपुट है, ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल है। नेगेटिव साइकिल की जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको पीक इनवर्स वैल्यू कहते हैं और उसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि द रिवर्स बाइज वोल्टेज बिफोर स्टार्टिंग द जेनरल इफेक्ट इज नाउन एज पीक इनवर्स वोल्टेज। तो आप सिर्फ इनवर्स वोल्टेज ले लो ये वाला। तो चूँकि ये हाफ रेक्टिफायर है यानी एक डायोड वाला रेक्टिफायर है तो ये सिर्फ ये जो है ब्लॉक करेगा, मतलब डायोड में हम सिर्फ इस साइकिल को काउंट करते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, ये VM है, ये भी पीक वैल्यू है और ये भी पीक वैल्यू है। क्योंकि हम डायोड में एक साइकिल लेते हैं वो भी रिवर्स वाइज में, तो इसमें जो PIV है, PIV पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू VM। इस पर मेरे डिटेल लेक्चर्स आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कि PIV क्या होता है, इसका अहमियत क्या है और हम उसको इधर VM के बराबर क्यों लेते हैं। तो इसमें 130 में आएगा ऑप्शन बी आएगा। 130 में ऑप्शन बी आता है, 130 में VM आता है। अब इसके बाद जो आता है ये था
इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर की ये MCQ मैंने दी थी क्योंकि PMC सिलेबस में, ईटा में, NMD कैड में पूरी कंट्री में जितने PMDC वाले टेस्ट हैं उसमें चैप्टर 17 का सिर्फ रेक्टिफायर वाला टॉपिक ये शामिल है, इसीलिए मैंने सिर्फ उस पर MCQ दी है। अब हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसमें आता है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अब हम मॉडर्न फिजिक्स शुरू करते हैं। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पर जो क्वेश्चन मैंने दी हुई है उसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन है, आगे वेव पार्टिकल डिविलिटी है, डिवीजन, जर्मन एक्सपेरिमेंट। अब लिखा है 131 में लिखता है, मैं तो उतना डिटेल तो नहीं बता रहा क्योंकि मुझे एक लिमिटेड टाइम दी गई है और मैंने सिर्फ उस टाइम में ये करना होगा। लिखा है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए मेटल सरफेस इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डिपेंड्स ऑन। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, तो याद रखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। अगर आपको मैं एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक बॉक्स ले लूँ और इधर एक फोटो सेल ले लूँ, एक प्लेट ले लूँ, मेटालिक प्लेट ले लूँ और उस पर मैं लाइट को हिट करूँ, मैंने एनर्जी हिट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फिर इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए हम जो अपोजिट साइड से जो वोल्टेज ले रहे हैं अपोजिट साइड से, ताकि वो इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करे, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को V0 से जाहिर करते हैं। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 से जाहिर होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। मतलब अगर मोर फ्रिक्वेंसी वाला एनर्जेटिक फोटॉन आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन तेज निकलेगा और उसको स्टॉप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। तो पोटेंशियल का फ्रिक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है और उसके साथ काइनेटिक एनर्जी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप एनर्जेटिक फोटॉन हिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ये हाई फ्रिक्वेंसी के साथ निकलेगा, हाई स्पीड से निकलेगा और उसको स्टॉप करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, नो, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस। तो आप देखो ना, इधर वर्क फंक्शन के साथ भी बराबर है क्योंकि वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन। तो जितना वर्क फंक्शन कम है वर्क फंक्शन, तो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से जाएगा, निकलेगा और उसको स्टॉप करने के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रिक्वेंसी ये लिम्डा इनवर्स ही है, बाकी सब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 132 की तरफ आए, 132 की तरफ, तो यहाँ पर लिखा है विच कलर कंटेन मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स। 132 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग और चार्मिंग क्वेश्चन है, उसमें लिखा है रेड में। मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ रेड में। नंबर ऑफ फोटॉन जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, अब सबसे बड़ा वेवलेंथ रेड लाइट का है और उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स है, तो नंबर ऑफ फोटॉन वेवलेंथ के साथ डायरेक्टली है। रेड कलर में फोटॉन ज़्यादा होते हैं। 132 में ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब 133 में आता है कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या होता है। अब देखो 133 में पहला तो ये है कि कॉम्पटन का एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है। कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर, और इसी बात पर कॉम्पटन को नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉम्पटन में सबसे मिनिमम शिफ्ट किस एंगल पर आएगा। मिनिमम शिफ्ट ये आएगा 0 डिग्री पर। कॉम्पटन वेवलेंथ किस एंगल पर होता है 90 पर, और मैक्सिमम शिफ्ट कब आएगा 180 डिग्री पर। तो कॉम्पटन का जो फार्मूला है डेल लेमडा इज इक्वल टू H/m0c इंटू 1 माइनस cos इंटू 5। ये एंगल है, इस पर कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड कर रहा है। सो डेल लेमडा इज इक्वल टू H/m0c इंटू 1 माइनस cos 180। cos 180 कितना है, ये -1 के बराबर है, -1। अब माइनस माइनस प्लस, तो मतलब ये सबसे ज़्यादा जो कॉम्पटन शिफ्ट आ रहा है H/m0c इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 2 H/m0c। तो मतलब 180 डिग्री पर सबसे ज़्यादा शिफ्ट जो है हमने ऑब्जर्व किया, ऑप्शन नंबर सी। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा चेक करता हूँ कि कैमरे में ये जगह तो आउट्स नहीं है।
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। चलो पहले बोर्ड को मिटाते हैं। कॉम्पटन अच्छा लिखा है डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट 134 में। अगर आपको मैं डेविस एंड जर्मर बता दूं तो बुक में 3-4 पेजेस भर चुके हैं। डेविस एंड जर्मर ने ये देखना था कि जिस तरह लाइट का डुअल नेचर है, वेव भी है पार्टिकल भी है, तो डेविस एंड जर्मर, जेपी और जीबी थॉमसन, ये 4 सेंटर्स थे। उन्होंने भी देखना शुरू किया कि अब हम इलेक्ट्रॉन को देखें कि इलेक्ट्रॉन वेव है या पार्टिकल है। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया और जब देखा तो इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्ट हो रहा था। तो डाइफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव, इसीलिए डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इंडिकेट इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। 134 में इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन आ रहा है, 134 में ऑप्शन सी आ रहा है। उसके बाद है 135 में इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 3 पॉइंट। अब देखो ना, इधर आपको एक वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हम जो एनर्जी हिट कर रहे हैं ये टोटल एनर्जी है, ये कितना है 3.4, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो वर्क फंक्शन है। द वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कहता है कि अब जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो अब काइनेटिक एनर्जी, आइंस्टाइन इक्वेशन क्या था, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो ये 3.4 आता है -2, इससे आएगा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 135 में जो ऑप्शन आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये बी आ रहा है। 135 में आता है इफ द एनर्जी ऑफ द, सॉरी ये 135 का सॉरी 136 है, सॉरी 136 में आता है कि इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट monochromatic light is incident on a metal surface if the incident light is twice the intensity but of same wavelength। देखो ना, intensity double, wavelength remain same, the kinetic energy of the emitted electron। तो याद रखो emitted electron काइनेटिक एनर्जी का, जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लेकिन ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये डिपेंड कर रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब लैम्डा जब कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, रिमेन सेम। 136 में सेम वाला ऑप्शन उस पर टिक लगाते हैं। अब सिमिलरली अब लिखा है 137 में, 137 लिखा है if the wavelength of the incident radiation is increased in the photo emission, then the maximum kinetic energy of photon increase, minimum kinetic energy of photon decrease, the minimum kinetic energy of the photon increase, lambda increase kinetic energy, the average kinetic energy of the photoelectron decrease। तो अब देखो ना, काइनेटिक एनर्जी का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, ये पिछले टॉपिक की तरह रिलेटेड है। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, दैट इज द रिलेशन। अब ये इनवर्सली रिलेशन है, सो इट इज ऑप्शन डी। 137 में ऑप्शन डी आ रहा है। चलो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले और मैं डस्टर उठाकर इसको मिटाता हूँ। ओके 138 एंड डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इट इज़ प्रूव दैट, अभी मैंने आपको बता दिया इससे कुछ मिनट पहले कि डेविसन और जर्मर ने ये साबित किया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है, इलेक्ट्रॉन वेव है। और इसी पर आगे जाकर वो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप और ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन गए। उसके बाद
अब पेयर प्रोडक्शन से कुछ क्वेश्चन है। 139 में लिखता है पेयर प्रोडक्शन कैन टेक प्लेस ओनली विद गामा रेज। याद रखो सिर्फ गामा रेज में पेयर प्रोडक्शन हो सकता है। अगर हम एक्सरे ले लें तो एक्सरे की एनर्जी कम है, अल्ट्रावायलेट की उससे भी कम है, IR की उससे भी कम है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि पेयर प्रोडक्शन कौन से रेज में वाक़या होता है, तो इसमें ऑप्शन बी आ रहा है। 140 में आता है 140 आता है कि कॉम्पटन इफेक्ट प्रूव दैट फोटोन इज़ लाइट। ये मैंने बता दिया। आइंस्टाइन, प्लैंक, कॉम्पटन, इनका मकसद था कि लाइट वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल है। फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट 140 में ऑप्शन है आ रहा है। 141 में देखो, 141 में लिखा है ए डिवाइस बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कौन कौन से डिवाइसेस बने हैं। अगर आप सिलेबस देखें तो PMC सिलेबस में ये भी दिया है कि हर टॉपिक की एप्लीकेशन को भी समझो। 2 ऑपरेटर, एक सोलर पैनल है जो हम घरों की छत पे लगाते हैं, सोलर पैनल, और दूसरा फोटो सेल है। तो ये 2 डिवाइसेस है। इधर जो मेंशन है वो है फोटो सेल। 141 में ऑप्शन डी आता है। 142 में आता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सरे से। एक्सरे में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकालते हैं एक्सरेज में। और फोटो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है। 142 में ऑप्शन डी आ रहा है। इसके अलावा ये था डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का PMC सिलेबस में जितने टॉपिक थे इलेक्ट्रॉनिक्स में और मॉडर्न फिजिक्स में, उन तमाम के तमाम पर मैंने कुछ क्वेश्चंस जो थे टेस्ट में दी थी वो सब के सब मैंने डिस्कस की। अभी मेरा अगला जो लेक्चर आ रहा है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अब उसके ऊपर मैं दूसरा लेक्चर जो पार्ट बी है वो आप मेरे अगले लेक्चर में देख लें, ठीक है। क्योंकि अपलोडिंग में फिर मसला होता है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस की फॉर्म में ये सब कुछ बना रहा हूँ। तो आप मेरे इस चैनल पर रहिए मेरे साथ, फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जान। इंशाल्लाह आई विल कम बैक। मैं अभी अगले लेक्चर में फिर से हाजिर होता हूँ। थैंक यू वेरी मच।